अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि आगे जो मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ उसमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, जिसमें से पहली मिसाल जो है वो ये है कि जब हम एक लाइट बल्ब को ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा फिनोमेना हो रहा होता है जो अगली 3 और एग्जाम्पल्स के अंदर होगा। दूसरी एग्जाम्पल एक स्टीम इंजन की है, जहाँ पर स्टीम इंजन वर्किंग में है और स्टीम के ज़रिए जो है वो कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अगली एग्जाम्पल एक कोयले के जलने की है। जब कोयला जलता है या कोई भी फॉसिल फ्यूल जलता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो वहाँ पर भी एक फिनोमेना होता है। और जो चौथी मिसाल है वो ये है कि जब हम लोग अपने हाथों को रब करते हैं तो वहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। और अगर आप लोग अभी तक गैस नहीं कर पाए तो मैं आपको बताऊं कि इन चारों प्रोसेस में एक टाइप ऑफ एनर्जी दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, जहां हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। और एक्चुअली हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम तख्लीक नहीं कर सकते, बिना किसी चीज़ के उसको हासिल नहीं कर सकते, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको फना कर सकते। बट क्या कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अब जब मैं कह रहा हूं कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, यानी कि एनर्जी एडअप नहीं हो सकती किसी भी सिस्टम के अंदर, नॉट डिस्ट्रॉयड। जब डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती तो माइनस भी नहीं हो सकती। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट रहेगा, यानी कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम उन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा से देखें जो हम लोगों ने अभी अभी स्टडी करी हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो जब हम एक लाइट बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है दो टाइप ऑफ एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। जब भी हम बल्ब को ऑन करते हैं तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। जब फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जा रहा है तो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर एक केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी मिसाल के तौर पे कन्वर्ट हो रही है हीट में और लाइट में इन केस ऑफ कोल, या अगर इंजन काम कर रहा है तो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तीसरी एग्जाम्पल स्टीम इंजन की है, जहाँ पर स्टीम के ज़रिए जो है वो किसी भी इंजन को वर्क करवाया जा रहा है, तो जो हीट है वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल वर्क के अंदर। और कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं, जाहिर सी बात है, फॉसिल फ्यूल में भी और स्टीम इंजन में भी। और जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे हाथों की, वो कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में एंड विद सम लॉसेस। तो आपने देखा कि जो चारों एग्जाम्पल्स वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाई, उन चारों एग्जाम्पल्स के अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। बट हमारा जो आज का लेक्चर है वो उस थ्योरी से ज़्यादा एक डेरिवेशन पर डिपेंड करता है, और वो डेरिवेशन ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या हम साबित कर सकते हैं। क्या हम ऐसा साबित कर सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर जहाँ पर कुछ वर्क हो रहा होगा बट जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए कुछ सपोजिशन कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थ को सपोज कर लिया कि ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल जो है, और हमने एक ऑब्जेक्ट को सपोज कर लिया जिस ऑब्जेक्ट का कोई भी मास हो सकता है, लेट से उसका मास m है और वो पॉइंट A पर मौजूद है। और जो पॉइंट A है ये अर्थ के साथ किसी पर्टिकुलर हाइट पर मौजूद है, जिसकी हाइट को हम h से शो कर देंगे। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सपोज करा जिसका मास m है, पॉइंट A पर मौजूद है, और उस पॉइंट A की अगर ज़मीन से हाइट देखी जाए तो बराबर है h के। फिर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट B तक पहुंचता है x फासला तय करने के बाद। ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करता है और x पॉइंट तक x डिस्टेंस कवर करने के बाद पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचता है। और गिरने के दौरान, अभी रुका नहीं है, गिरने के ही दौरान हम क्या करते हैं, हम उसकी एक तस्वीर ले रहे हैं तो पॉइंट B के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, और गिरने के जब हमने उसको रिलीज़ कर दिया था तो इन दी एंड अभी अगर आप देखो तो उसकी ज़मीन से हाइट कितनी बची है, h माइनस एक्स। देखो टोटल हाइट बराबर थी h के। अब क्योंकि उसने x फासला ऑलरेडी तय कर लिया है तो जो बाकी हाइट बचेगी उसकी ज़मीन से वो h माइनस एक्स के बराबर होगी। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस था, ये जो टोटल हाइट थी, उसमें से ये जो डिस्टेंस इसने कवर करा है इसको मैंने माइनस कर दिया,
तो इसका मतलब जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर होगा गिरने के दौरान, रुका हुआ नहीं है बल्कि गिर ही रहा है, गिरने के दौरान मैंने तस्वीर खींच ली, तो उस वक्त जो उसकी ज़मीन से हाइट रह जाएगी वो रह जाएगी h माइनस एक्स, जो उसका तय करता डिस्टेंस है वो माइनस हो जाएगा, और इन दी एंड वो बॉडी पहुंच जाती है पॉइंट सी पर। और ये जो पॉइंट सी है ये बिल्कुल ज़मीन पर मौजूद है जहां पर इसकी हाइट 0 के बराबर हो गई है। तो मैंने जो सिस्टम सपोज करा है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पर 3 पॉइंट्स के ऊपर बॉडी मुझे नज़र आ रही है, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। और हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो थोड़ी सी और डिटेल यहां पर लिख देते हैं। डिटेल क्या हो सकती है कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं कि बराबर है 0 के। फिर जब मूव करते करते वो पॉइंट बी तक पहुंचता है तो कोई भी उसकी स्पीड हो जाती है, लेट से यहाँ पे भी अगर सपोज करेंगे तो उसकी स्पीड को v से शो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जो उसकी स्पीड होगी जब ड्राइव कर रहे होंगे तो उसको v से ही शो करेंगे। हाँ, ये बात आप जानते हैं कि b की जो स्पीड है वो यकीनन c की स्पीड से कुछ ना कुछ तो कम होगी। तो अब आप पैटर्न समझ जाओ। हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ए की टोटल एनर्जी निकालेंगे, पॉइंट बी की टोटल एनर्जी निकालेंगे, पॉइंट सी की टोटल एनर्जी निकालेंगे और तीनों आंसर्स बराबर आएंगे तो साबित हो जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहला हम ये काम कर लेते हैं, हम मालूम करेंगे एट पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए पर दो एनर्जीज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहली कौन सी एनर्जी है? तो सबसे पहली जो एनर्जी हम निकालेंगे पॉइंट ए के ऊपर वो एक्चुअली होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दो किस्म की एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे, आंसर बराबर आना चाहिए। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। बट क्योंकि पॉइंट ए की बात हो रही है तो वेलोसिटी इनिशियल वाली होगी तो मैं वी लिख देता हूँ। और एक्चुअली वी किसके बराबर है? वी बराबर है 0 के। अगर वी 0 के बराबर है तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आएगा? 1/2 m, चाहे जितना भी हो, मास चाहे जितना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है, मास के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी का स्क्वायर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी 0 के, ठीक है। पॉइंट ए की हमने मालूम कर ली काइनेटिक एनर्जी। अब पॉइंट ए की ही पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फील्ड ये mgh के बराबर होती है और हाइट भी h के बराबर है। तो mg मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है तो हाइट भी h के बराबर है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी ही आएगी। अब क्या करेंगे? अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरे स्टेप में हम मालूम करेंगे टोटल एनर्जी के टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। टोटल एनर्जी के लिए हमें पता है जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी हमने 0 के बराबर देखी है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गई mgh के। इसका मतलब पॉइंट ए की जो टोटल एनर्जी है वो बराबर आ रही है mgh के, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन ए, ताकि आखिर में साबित कर देंगे ए बी सी तीनों के तीनों बराबर हैं, ठीक है। अब यही काम हमें करना है पॉइंट बी पर। यही काम हम रिपीट करते हैं। नंबर 2 एट पॉइंट बी। बी और सी में थोड़ा सा सिमिलर वर्क होगा, अभी आप देखिएगा किस तरीके से थोड़ा सा सिमिलर वर्क है। सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? सबसे पहले हम मालूम करेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पे भी काइनेटिक पहले निकाली थी, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी पहले निकालेंगे, ठीक है। अब जो मैंने सपोज किया था, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी बराबर है 0 के, ए से बी तक आ रहा हूँ, तो अब जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने v का नाम दिया था। ए से लेके बी तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी 1/2 m, और पॉइंट बी की जो एनर्जी है वो vf होगी, इसको कर देते हैं vf का स्क्वायर। लेट से इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब किसी तरीके से इस vf की वैल्यू को निकालना है, यानी कि v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि v कितना होगा। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा पॉइंट बी का। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल मालूम करना चाह रहे हैं और डिस्टेंस भी मालूम है ना, ए से लेके बी तक का। तो हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन को अगर यूज़ करते हैं तो थर्ड इक्वेशन है 2as बराबर होता है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। सो 2 a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे आएगा g, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो g होगा। डिस्टेंस कवर हुआ है x के बराबर, तो x लिखेंगे। vf कितना है, vf को vf छोड़ दो या v लिख दो, एक ही बात है, e का स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे भी इसको vf करने के बजाय v ही कर देते हैं, क्या पता है vf एक्चुअली v के बराबर है। तो v का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर 0 है, ख़त्म हो गया। 2gx बराबर आ गया v के स्क्वायर के। इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और v के स्क्वायर की जगह पे सीधा सीधा आएगा 2gx। 2 से 2 हो गया कैंसिल, सो वी गेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर है mgx के, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पॉइंट बी की ही, ठीक है, दोनों तीनों पॉइंट्स की दोनों एनर्जीज को मालूम करना है, फिर टोटल करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mg और हाइट के। अब आप नोट कीजिए पॉइंट बी की बात हो रही है, पॉइंट बी पर हाइट कितनी है इस बॉडी की, हाइट ज़मीन से नापते हैं, यानी कि बी से लेके सी तक का फासला h माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h माइनस एक्स, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी mgh से मल्टीप्लाई होकर mgh, और x से मल्टीप्लाई होकर ये बराबर हो जाएगा mgx के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब वही तीसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। और टोटल का तरीक़ेकार वही रहेगा जो इससे पहले यूज़ करा, एनर्जी दो ही हैं, बस दोनों को ऐड करना है। काइनेटिक एनर्जी में ऐड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक में पोटेंशियल को ऐड करना है। सो एनर्जी बराबर आ जाएगी, काइनेटिक आई थी कितनी, काइनेटिक आई थी बराबर mgx के, mgx प्लस पोटेंशियल बराबर आई है mgh माइनस mgx। प्लस का mgx माइनस का mgx हो गया कैंसिल, तो एनर्जी का आंसर हमारे पास आ गया सीधा सीधा mgh। और आपको पता है ये पॉइंट बी की एनर्जी है, तो इसको इक्वेशन बी का नाम देंगे। अब वही काम जो हमने इन दो पॉइंट्स के लिए किया, और दो पॉइंट्स के लिए देखो टोटल बराबर आ गया mgh आया, ए का आंसर भी और बी का आंसर भी mgh आया। अब वही काम हम तीसरे पॉइंट के लिए करेंगे, यानी कि हम करेंगे ये सॉल्व फॉर एट पॉइंट सी। ठीक है ना, पॉइंट सी की बात करेंगे। अब जब पॉइंट सी के लिए सॉल्व करेंगे तो पॉइंट सी के लिए बात वही है। अब ये हमारे लिए यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई थी, तो वी आई तो हमें पता है 0 के बराबर, ए से लेके बी तक आते आते ए से लेके सी तक आते आते जो डिस्टेंस कवर हुआ वो आपको पता है h के बराबर है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक्चुअली v से जाहिर करेंगे एट पॉइंट सी। ठीक है ना, अब सिर्फ a और c को कंसिडर करना है, b पॉइंट तो है ही नहीं दरमियान में। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी को मालूम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का वही पैटर्न जो इससे पिछले दोनों पार्ट्स में रहा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k डॉट ई 1/2 mv²। ठीक है, इक्वेशन 2 कर देते हैं। वेलोसिटी मालूम करनी है, उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2as बराबर है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब आप a से लेके c तक जा रहे हैं ना, पूरा जो आप सपोज कर रहे हैं a से c तक जा रहे हैं। एक्सेलरेशन तो g के बराबर है, फासला कितना तय करा a से c तक आने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बराबर है h के, तो h लिखना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी को हमने v का ही नाम दिया है, और इनिशियल आपको नज़र आ रही है अब भी बराबर है 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि v का स्क्वायर बराबर है 2gh के, और इस 2gh की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करने वाले हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाए। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई 1/2 m, और v स्क्वायर की जगह पर आ गया 2gh। इस मरतबा भी 2 से 2 हुआ कैंसिल, और काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई mgh के।
ठीक है ना। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है इन ग्रेविटेशनल फील्ड एम जी और मल्टीप्लाई बाय हाइट आता है। बट आप देखिए एट पॉइंट सी पर हाइट कितनी हो चुकी है, हाइट हो चुकी है बराबर 0 के, बिल्कुल अब ज़मीन को टच तो करने वाला है, जो पॉइंट सी है बिल्कुल ज़मीन को टच कर रहा है। एम जी मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। इट मीन्स पॉइंट सी की पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है। ठीक है जी। अब तीसरा और आखिरी काम, टोटल एनर्जी निकालनी है। थर्ड स्टेप, ये आ जाएगी हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है जी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट सी की काइनेटिक एनर्जी एम जी एच के बराबर आई है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये आंसर भी बराबर आ गया एम जी एच के। ये हो गई इक्वेशन सी। तो अब अगर आप नोट करो तो इक्वेशन ए का आंसर एम जी एच, इक्वेशन बी का आंसर एम जी एच और फिर इक्वेशन सी का आंसर एम जी एच। तो इक्वेशंस ए, बी एंड सी क्या जाहिर करती हैं? शो दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रही, और इसी को क्या कहते हैं? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, यही कहलाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो हुआ क्या होगा? हुआ ये कि जितनी यहाँ पर टोटल हमारे पास पॉइंट ए पर कौन सी एनर्जी होती है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो काइनेटिक तो होती नहीं, सिर्फ पोटेंशियल होती है। कितनी है पोटेंशियल? एम जी एच। फिर क्या हुआ, उसी में से नीचे आते आते आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़कर कितनी हो गई? एम जी एक्स हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कितना हुआ? ए से बी तक आते हुए एम जी एक्स का इजाफा हुआ। तो गौर से देखो पोटेंशियल में कमी कितनी आई? पोटेंशियल एम जी एच थी, और यहाँ पे आप गौर से देखो तो पोटेंशियल में से एम जी एक्स की ही कमी आई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ के एम जी एक्स हो गई, और पोटेंशियल एम जी एच में से एम जी एक्स ख़त्म हो गया। और फिर जब बी से सी की तरफ बॉडी आई, तो अब आप नोट कीजिए कि जो पोटेंशियल है वो 0 हो गई। ठीक है, पहले पोटेंशियल थी एम जी एच, फिर एम जी एच में से एम जी एक्स माइनस हुआ, और फिर वो बराबर हो गई 0 के। इसी तरीके से काइनेटिक के बारे में देखा जाए तो काइनेटिक पहले 0 थी, फिर कुछ वैल्यू आ गई यानी कि एम जी एक्स हो गई, और इन दी एंड जो पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। और यही मुझे समझाना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।